जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग अल्टरनेट क्लास लेके चल रहे हैं, जिसमें से दोस्तों एक दिन एएलपी सीबीटी 2 का दोस्तों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग चलता है और एक दिन भूगोल का क्लास चल रहा है। देखिए दोस्तों, एएलपी सीबीटी 2 का दोस्तों क्लास अल्टरनेट चलने का वजह दोस्तों पीपीटी इसका जल्दी नहीं बन पाता है, बनाने में टाइम लग जाता है, इसीलिए दोस्तों अल्टरनेट हमने रखा है। तो आज हम दोस्तों भूगोल से संबंधित क्लास करेंगे करेंगे जिसमें से दोस्तों हम लोग भूगोल का 2 क्लास कर चुके हैं और आज तीसरा क्लास होगा ये, जिसमें से हम लोग सूर्य से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे और बुध से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे और शुक्र से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यानी कि ग्रह तक जहां तक संभव हो सके वहां तक क्वेश्चन हम दोस्तों क्वेश्चन को देखेंगे और इसके कंसेप्ट भी दोस्तों हम लोग जानेंगे। और दोस्तों जितना मैं बता दे रहा हूँ, तो ज्योग्राफी से दोस्तों इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं कंसेप्ट भी बता दूंगा। और माने कि जैसे कि सूर्य के बारे में पढ़ना है तो सूर्य के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद सूर्य से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद हम लोग बुध के बारे में पढ़ेंगे, फिर बुध से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, फिर शुक्र से के बारे में जानेंगे, उसके बाद शुक्र से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो इसी प्रकार कंसेप्ट देखेंगे, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे। तो इसमें दोस्तों आपका कंसेप्ट भी हो जाएगा और क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दोस्तों सूर्य यानी कि सन के बारे में जानेंगे कि सूर्य क्या है। तो सूर्य हमारा क्या है दोस्तों? एक तारा है। सूर्य हमारा क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है, यानी कि स्टार्स है, स्टार है। सूर्य क्या है दोस्तों? एक स्टार है, तारा है। अब तारा किसे कहते हैं दोस्तों? तारा किसे कहते हैं? जिसकी खुद की, तारा हमारा क्या होता है? जिसकी अपनी ऊर्जा हो, अपनी ऊर्जा यानी कि जिसकी क्या हो? अपनी एनर्जी हो, अपनी एनर्जी हो, और जिसकी अपनी क्या हो? रोशनी हो, अपनी क्या हो? रोशनी हो, अपनी रोशनी हो। तो वो क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। तब वो क्या कहलाता है दोस्तों? तारा कहलाता है। तो सूर्य के पास देखिए दोस्तों, सूर्य के पास अपनी लाइट है, अपनी ऊर्जा है। सूर्य के पास क्या है? अपनी लाइट है और अपनी ऊर्जा है। तो ये सूर्य का हमारा क्या है? ये सूर्य क्या है दोस्तों? हमारा एक तारा है। सूर्य हमारा क्या है दोस्तों? एक तारा है। अब देखिए दोस्तों, सूर्य से संबंधित और अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी का क्या है? निकटतम तारा है। पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य क्या है? निकट, नजदीक तारा है ये। पृथ्वी का क्या है ये? पृथ्वी का निकटतम तारा है। अब देखिए दोस्तों, सूर्य की अगर कॉम्पोजिशन की बात करें या संगठन, कॉम्पोजिशन कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कि संगठन, सन का कॉम्पोजिशन या संगठन, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन या संगठन। अब संगठन या कॉम्पोजिशन कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन, क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है? लगभग 71% है। उसके बाद क्या पाया जाता है दोस्तों? हीलियम। क्या पाया जाता है? हीलियम। तो हीलियम कितने प्रतिशत है? 26.5%, यानी कि 26.5% पाया जाता है। और अगला तत्व हमारा दोस्तों अदर की बात कर लेते हैं। अदर में जो भी गैसेस होगा वो कितना होगा? वो 2.5% ही होगा। वो क्या होगा? 2.5% ही होगा। तो ये सूर्य का क्या हो गया दोस्तों? कॉम्पोजिशन हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब सूर्य की रोशनी जो निकलता है, तो सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होता है? तो सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन यानी कि इसको क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अब अगर देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये हाइड्रोजन और हीलियम का क्या मतलब है, तो हीलियम क्या है दोस्तों? सॉरी, हाइड्रोजन, जैसे कि सूर्य है हमारा, तो सूर्य में पहले 100% क्या था? हाइड्रोजन ही था। क्या था? हाइड्रोजन ही था। तो जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलता है तो ये क्या करता है? हीलियम का निर्माण करता है। जैसे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिला तो ये हीलियम, तो इसी को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनता है और यहाँ पे साथ ही साथ क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है, यानी कि ऊर्जा को प्रदान करता है, और साथ ही साथ क्या करता है? लाइट या प्रकाश को प्रदान करता है। तो ये
हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल के क्या निर्माण कर रहा है, नाभिकीय संलयन बनाता है। ये क्या करता है, नाभिकीय संलयन करता है। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन मतलब क्या होता है दोस्तों, जुड़ना। संलयन मतलब क्या होता है, जुड़ना। अब देखिए दोस्तों, इससे ये हमारा दोस्तों सूर्य के बारे में क्या हो गया, एक बेसिक बेसिक कुछ बेसिक बातें हो गया। अब क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे दोस्तों हम क्वेश्चन से संबंधित कंसेप्ट को भी जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि भारत डैश, देखिए तो सबसे पहला पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आज का, कि डैश में भारत हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। देखिए दोस्तों, हिंदुकुश पर्वत की बात करें तो हम क्या जानते हैं, जो हमारा भारत का मैप होता है वो कुछ, भारत का मैप की बात करें दोस्तों तो वो कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। और ये हमारा क्या हो गया, जम्मू कश्मीर, ये क्या हो गया, गुजरात हो गया। तो जो हिंदू कुश पर्वत है दोस्तों वो कहाँ पर है, यहाँ पे पाकिस्तान है हमारा, और यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान है। तो हिंदू कुश पर्वत जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। कहाँ पर है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। जो हिंदू कुश का पर्वत है दोस्तों, वो कहाँ पर है, ये हिंदुस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, हिंदुस्तान क्या है, वो हिंदू कुश पर्वत है। कहाँ पर है, हिंदू कुश पर्वत यहाँ पर है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसको मैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट, और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं, साउथ। ईस्ट मतलब क्या होता है, ये पूरब, ये क्या हो गया, पूरब, और ये क्या हो गया, पश्चिम, पश्चिम, और ये ऊपर क्या हो गया, उत्तर हो गया, और ये क्या हो गया, दक्षिण, ये क्या हो गया, दक्षिण। अब देखिए दोस्तों, अगर हम ये हिंदुकुश पर्वत की बात करें तो ये किस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, यानी कि उत्तर पश्चिम में है। ये इस दिशा को अगर हम बात करें तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे। अगर इस दिशा को बोलना हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। अगर इसे बोलना हो तो इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व बोलेंगे। और अगर इसको बोलना हो तो इसको उत्तर पूर्व बोलेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी इस डायरेक्शन को निकालना होता है तो हम सबसे पहले नॉर्थ पोल और साउथ पोल को रखते हैं, यानी कि उत्तर को पहले रखेंगे और दक्षिण को पहले रखेंगे। जैसे कि हमें इस डायरेक्शन को लिखना है तो क्या लिखेंगे, उत्तर पश्चिम लिखेंगे। और अगर ये डायरेक्शन को लिखना है तो तब भी हम उत्तर को पहले रखेंगे, यानी कि उत्तर पूर्व लिखेंगे। पूर्व उत्तर नहीं बल्कि उत्तर पूर्व लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों जो जो पोल हमारा होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन को लिखा जाता है। तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगा, ये कौन सा डायरेक्शन है हमारा, ये उत्तर हो जाएगा। और ये पश्चिम है तो उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम जो हिंदू कुश पर्वत है भारत की, यानी कि भारत में स्थित है, भारत के उत्तर पश्चिम में। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया दोस्तों, कि उसमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन मिल करके क्या बनाता है, हीलियम बनाता है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन करके हीलियम बनाता है। हीलियम के साथ साथ क्या देता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो एलईडी बल्ब वगैरह में क्या होता है, हीलियम गैस डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, क्योंकि इससे लाइट एनर्जी निकलता है। तो हीलियम का जो स्रोत है वो प्रकाश यानी कि लाइट का स्रोत है। और जो इसके साथ साथ हीट निकलता है, एनर्जी निकलता है, वो क्या होगा, ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य में तारों की ऊर्जा का स्रोत किससे है, हाइड्रोजन और हीलियम के कारण है। और ये जो प्रक्रिया होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का प्रक्रिया जो मिलना होता है, वो क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहता है, कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। या तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों नाभिकीय संलयन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर। तो नाभिकीय संलयन यानी कि बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन को हम दोस्तों बेसिक कंसेप्ट से जानेंगे, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों चीजों को याद नहीं किया जाता है, समझा जाता है। अगर कोई चीज को अगर आप समझ लेते हैं तो आपका वो ज्यादा दिन तक याद रहता है। तो इसलिए समझ समझ के चलिए। तो इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। क्या हीलियम गैस का दहन होता है क्या, बिल्कुल नहीं, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का संलयन होता है या जुड़ता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है।
सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोस्तों यानी कि सूर्य का लेयर की बात करते हैं हम। यहाँ पे लेयर ऑफ सन क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे हम लेयर ऑफ सन यानी कि सूर्य की परत। सूर्य की परत के बारे में हम लोग जानते हैं। सूर्य की परत क्या है ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? सूर्य को बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम हर एक को आराम से डिटेल से समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो आंतरिक परत है दोस्तों, जो सबसे देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें सबसे अंदर वाले भाग को, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? कोर कहा जाता है। जो सबसे अंदर वाली भाग है उसे क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कोर कहा जाता है। और ये दोस्तों सूर्य की क्या है? सबसे आंतरिक परत है। ये क्या है? सबसे आंतरिक परत है। आंतरिक परत यानी कि इनर लेयर। सबसे इनर लेयर यानी कि सबसे आंतरिक परत है ये, या तो इनर लेयर है ये हमारा। अब देखिए दोस्तों, इसकी द कोर की यानी कि कोर की तापमान की बात करें तो कितना होता है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या होता है दोस्तों? इसका तापमान होता है। और यहीं पे दोस्तों, और जो नाभिकीय संलयन होता है वो कहाँ पर होता है? यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके हीलियम का निर्माण करता है। यानी कि नाभिकीय संलयन जो होता है वो कहाँ पर होता है? कोर में ही होता है। कहाँ पर होता है? कोर में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? कोर में होता है। तो ये हमारा क्या था दोस्तों? कोर था। क्या था ये? कोर था। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ तक ये कोर का लेयर था। ये क्या था? कोर का लेयर था। ये क्या था दोस्तों? कोर का लेयर था। ये इनर पार्ट था, तो ये कोर था। अब इसके बाहरी लेयर की बात करें दोस्तों, यानी कि यहाँ से क्या था? सॉरी, यानी कि ये अंदर वाला भाग है, हल्का से पीछे काट दे, पीछे एकदम काट देना। तो ये तो नाभिकीय संलयन इसमें होता है। कोर में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो इसके ऊपर, कोर के ऊपर जो लेयर है, कोर के ऊपर जो लेयर है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। प्रकाश मंडल कहा जाता है। अब प्रकाश मंडल की बात करें दोस्तों, तो इसे फोटोस्फीयर, इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? फोटोस्फीयर। क्या कहा जाएगा? ये फोटोस्फीयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर। अब देखिए दोस्तों, ये यही जो होता है ना, ये जो ये सूर्य मंडल यानी कि सूर्य का जो भाग होता है प्रकाश मंडल, यही हमें पृथ्वी पर दिखाई देता है। सूर्य का जो भाग होता है यही हमें दिखाई देता है। प्रकाश मंडल ही हमें क्या होता है? दिखाई देता है। प्रकाश मंडल ही हमें क्या होता है? दिखाई देता है। क्या होता है? दिखाई देता है। अब इसके टेम्परेचर की बात करें दोस्तों, तो इसका टेम्परेचर कितना होता है? 600 डिग्री, सॉरी, 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका तापमान होता है। इसका तापमान क्या होता है? 6000 के आसपास होता है। और इसी में दोस्तों सन स्पॉट दिखाई देता है। सन स्पॉट इसी में दिखाई देता है। ये सन स्पॉट क्या है दोस्तों? आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें हम इसके बारे में जानेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे ये याद रख लीजिए कि सन स्पॉट कहाँ पे दिखाई देता है, या सूर्य कलंक कहाँ पे दिखाई देता है? तो वो प्रकाश मंडल में दिखाई देता है। और पृथ्वी पर हमें कौन सा प्रकाश पहुंचता है या दिखाई देता है? तो ये प्रकाश मंडल वाला ही लेयर हमें दिखाई देता है पृथ्वी पर। अगला बाहरी परत, इसके बाहरी परत की बात करें दोस्तों, तो ये कौन सा है? ये कौन सा लेयर हो गया? ये जो हमारा इसका बाहरी लेयर है ये क्या कहलाता है? ये हमारा दोस्तों वर्णमंडल चेंज, ये क्या कहलाता है दोस्तों? वर्णमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमंडल। या तो इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर। क्या कहलाएगा ये? क्रोमोस्फेयर या तो वर्णमंडल। वर्णमंडल या तो क्रोमोस्फेयर। देखिए दोस्तों, जनरली ये किस कलर का होता है? तो ये लाल कलर का होता है। क्या होता है ये? लाल रंग का होता है। जनरली क्या होता है? ये लाल रंग का दिखता है। क्या होता है? ये लाल रंग का दिखता है। और देखिए ये जो है, जब
संपूर्ण ग्रहण लगता है ना, जब जब दोस्तों पूर्ण ग्रहण लगेगा ना, यानी कि संपूर्ण रूप से जब ग्रहण लगता है ना, तब ये वर्णमंडल दिखाई देता है। संपूर्ण ग्रहण लगने पर, संपूर्ण सूर्य ग्रहण, ग्रहण मतलब दोस्तों सूर्य ग्रहण लगेगा तब, ऐसा नहीं कि चंद्र ग्रहण के समय में, सूर्य ग्रहण के समय में, संपूर्ण सूर्य ग्रहण के समय में दिखाई दे जाता है, के समय दिखाई देता है, दिखाई देता है, दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, वर्णमंडल से या क्रोमोस्फेयर से क्या पूछा जाएगा कि लाल रंग कौन सा दिखता है, तो ये जो वर्णमंडल होता है वो लाल कलर का दिखता है, और ये यानी कि संपूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा तब ये दिखाई देता है। तो क्रोमोस्फेयर कब दिखाई देगा, तो जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा तब दिखाई देगा। अब यहाँ पे बच गया दोस्तों अंतिम लेयर, क्या है, लास्ट लेयर। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है सूर्यक्रीट। इसे क्या कहा जाता है, सूर्यक्रीट। इसे सूर्यक्रीट कहा जाता है, या तो इसे दोस्तों कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है, या तो इसे सूर्यक्रीट कहा जाता है। तो ये जो कोरोना वाला बीमारी था दोस्तों, ये वो वाला बीमारी नहीं है, ये सिर्फ इतना याद रखना है कि ये यानी कि जो सबसे बाहरी लेयर है वो सूर्यकृत या तो कोरोना कहलाता है। तो ये क्या हो गया, सबसे बाहरी परत हो गया, ये बाहरी परत, यानी कि सबसे बाहरी परत, सबसे क्या है ये बाहरी परत हो गया, क्या हो गया, सबसे बाहरी परत हो गया। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जब संपूर्ण ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, तब क्या दिखाई देगा, क्रोमोस्फेयर दिखाई देगा। लेकिन सिर्फ हल्का सूर्य ग्रहण अगर लगा, सिर्फ सूर्य ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण दोस्तों दो प्रकार से लगता है, एक वो संपूर्ण ढक लेगा सूर्य को, फिर वो थोड़ा थोड़ा ढकेगा, तो वो सूर्य ग्रहण के समय क्या दिखाई देगा, ये कोरोना दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के समय में दिखाई देगा, के समय दिखाई देगा, के समय दिखाई देता है, दिखाई देगा, दिखाई देगा। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, सूर्य का लेयर था। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला गया है कि सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो बाह्यतम क्षेत्र हमारा क्या है दोस्तों, या तो वो सूर्यक्रीट होगा या तो कोरोना होगा। तो यहाँ पे कोरोना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। क्योंकि बाह्यतम परत जो है वो क्या कहलाएगा, सूर्यक्रीट कहलाएगा। अगर पूछा जाए कि सूर्य का सबसे आंतरिक परत क्या है, तो वो क्या होगा, कोर होगा, क्या होगा, कोर होगा। या तो इसका वर्णमंडल कौन सा है, तो ये वर्णमंडल होगा, ये क्या है, वर्णमंडल है। और अंतिम और सबसे क्रोमोस्फेयर कौन सा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ये प्रकाश मंडल तो फोटोस्फेयर हो गया, क्रोमोस्फेयर हमारा वर्णमंडल कहलाता है। तो ये पूरा दोस्तों सूर्य के लेयर से संबंधित कंसेप्ट था। तो यहाँ पे ये तो थ्योरी हो गया दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, पहुंचने में कितना समय लगता है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य कि प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो ये बात दोस्तों हर किसी को मालूम होगा कि 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये इससे दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। या तो इस प्रकार से, हाँ दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। तो ये पृथ्वी हो गया। अब तो दोस्तों दो ऐसा कंडीशन होता है कि एक बार सूर्य जो होता है ना, ये सन हो गया, ये क्या हो गया, अर्थ हो गया, यानी कि पृथ्वी हो गया। तो एक ऐसा कंडीशन होता है कि सूर्य क्या होता है, नजदीक में होता है, और एक ऐसा कंडीशन होता है कि सूर्य क्या होता है, दूर में होता है। तो जब नजदीक सूर्य, जब पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी नजदीक होता है, तब सूर्य जो है, सूर्य से प्रकाश रोशनी आने में कितना समय लगता है, तो ये 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। लेकिन जब नजदीक हो तब, सूर्य और पृथ्वी के बीच नजदीक दूरी हो तब, और जब दूर हो, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जब दूर हो तब कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो ये 8 मिनट 16 सेकंड भी हो सकता है आंसर, और 8 मिनट 20 सेकंड वाला भी आंसर हो सकता है, 8 मिनट 20 सेकंड वाला भी आंसर हो सकता है।
अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे एक चीज और हम बात करें दोस्तों कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में नजदीक दूरी कब हो सकता है? नजदीक, अब यहाँ पे एक देखिए दोस्तों, सूर्य और अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी नजदीक रहा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अगर नजदीक रहा, तो वो क्या कहलाता है? नजदीक रहने पर वो क्या कहलाता है? उपसौर कहलाता है। उपसौर कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसौर कहलाता है। और ये दोस्तों कब होता है? 3 जनवरी को ऐसा होता है। 3 जनवरी को क्या कहलाता है? ये 3 जनवरी को, ये क्या हो, कब होगा ऐसा दोस्तों? तो 3 जनवरी को ऐसा होता है। क्या होता है? 3 जनवरी को ऐसा होता है। लेकिन जब दूर हो, जब दूर हो, तो वो क्या कहलाता है? अपसोर कहलाता है। अपसोर, अपसोर। तो ये घटना कब होता है दोस्तों? 4 जुलाई को। ये कब होता है? 4 जुलाई को, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी होता है। और 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होता है। तो कम दूरी को उपसौर कहते हैं और सबसे अधिक दूरी को अपसौर कहते हैं। अगर इसको अब इसकी बात करें दोस्तों इंग्लिश में, अगर इसे इंग्लिश की बात करें, तो ये क्या कहलाता है? पेरीहेलियन। पेरीहेलियन कहलाता है। और अपसौर क्या कहलाएगा? अफेलियन। अफेलियन कहलाएगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा? डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि सूर्य की चमकती सतह कहलाती है। सूर्य की चमकती सतह कहलाती है। तो अभी हमने क्या बताया दोस्तों, कि सूर्य की कौन सतह चमकती है? कौन सतह चमकती है? तो फोटोस्फेयर जो होता है वो ज्यादा चमकती है। और वही प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। जो प्रकाश मंडल है, फोटोस्फेयर कहने का क्या मतलब दोस्तों? प्रकाश मंडल। क्या है? प्रकाश मंडल। और यही लाइट जो है कहाँ पे पहुंचता है? हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। और इसका टेम्परेचर लगभग कितना बताया था दोस्तों हमने, कि 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य का प्रमुख तत्व है। तो सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाता है? हीलियम बनाता है। तो मुख्य तत्व क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डैश सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो सूर्य सूर्य के वायुमंडल में, सूर्य के वायुमंडल में, तो वो हमारा क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन है। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा कि सूर्य के वायुमंडल की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन सिर्फ दोस्तों कितना है? 71% है। और हीलियम कितना है? 26.5% है। और अदर गैसेस की बात करें दोस्तों, तो वो कितना है? 5% है। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन क्या होगा? अधिक होगा। तो यहाँ पे सी नंबर का आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि सूर्य पृथ्वी की सतह पर डैश मिनट के कोण पर सामने आता है। सामने आता है। सामने आता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, जो सूर्य पृथ्वी की सतह पर डैश मिनट के कोण पर सामने आता है, तो ये 32 मिनट पर, कब दोस्तों? 32 मिनट पर सामने आता है। कब आता है? 32 मिनट पर सामने आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर का क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग, अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग कितना है? लगभग कितना है? तो देखिए दोस्तों, कुछ कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिसे याद करना ही पड़ता है। जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू है दोस्तों, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, उसको याद ही करना होगा आपको। उसको याद ही करना होगा। तो ये कितने होते हैं दोस्तों? 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 मेगावाट होता है। मेगावाट होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? विस्फोटों को क्या कहते हैं? तो हमने क्या बताया दोस्तों, कि वो क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, अभी मैं बताता हूं। जैसे कि दोस्तों, ये क्या है? यहाँ पे रेड कलर लेते हैं दोस्तों इसको। रेड कलर, ये क्या है दोस्तों? ये क्या हो गया? सूर्य हो गया। ये क्या हो गया? सन हो गया। ये क्या हो गया? सन हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? सन हो गया। अब सन का जो फोटोस्फेयर लेयर होता है, ये सन है दोस्तों, लेकिन सन का कौन सा लेयर है? फोटोस्फेयर। कौन सा लेयर है? फोटोस्फेयर। हमने क्या बताया दोस्तों, कि एक सूर्य कलंक होता है, यानी कि ब्लैक स्पॉट होता है।
हमने अभी पीछे बताया दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या बताया दोस्तों कि सूर्य में हमने क्या बताया दोस्तों, यहाँ पे एक सन स्पॉट होता है। तो प्रकाश मंडल में क्या होता है, एक सन स्पॉट होता है। तो ये सन स्पॉट क्या होता है दोस्तों, सन स्पॉट होता है। तो ये सन स्पॉट क्या होता है, सन स्पॉट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो फोटोस्फेयर है दोस्तों, सूर्य का जो फोटोस्फेयर लेयर होता है, वहां से दोस्तों क्या होता है, कुछ जो परमाणु तूफान निकलते हैं। जैसे यहां से कोई अंश हुआ, कुछ अंश यहां से निकला, क्या हुआ, जो अंश निकला या पार्ट निकला, वो क्या कहलाता है, एटम स्टॉर्म्स कहलाता है। एटम स्टॉर्म्स कहलाता है। एटम स्टॉर्म्स या तो परमाणु तूफान कहलाता है। ये क्या कहलाता है, परमाणु तूफान कहलाता है, या तो एटम स्टॉर्म्स कहलाता है। तो ये जो एटम स्टॉर्म्स है दोस्तों, यहां से निकलता है। तो ये जो यहां निकलता है ना, ये निकलने के बाद कहाँ जाता है, अ, ये यहाँ फोटोस्फीयर से निकलने के बाद ये दोस्तों कहाँ पे चला जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, अंतरिक्ष में। और अंतरिक्ष में जाने पर दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने पर क्या होता है, ये अंतरिक्ष में चला जाता है। और अंतरिक्ष में जाने पर ये जलने लगता है। अंतरिक्ष का जो मीजोस्फेयर होता है दोस्तों, मीजोस्फेयर, वहां पे ये जलने लगता है। क्या होता है, मीजोस्फेयर यानी कि मध्यमंडल में। तो अंतरिक्ष में जाने पर, अंतरिक्ष में चला जाता है, और ये अंतरिक्ष में जाने पर, अंतरिक्ष में जाने पर यह जलने लगता है। तो ये, इसे क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष में जाने पर जो जलने लगता है दोस्तों, तो इसे क्या कहा जाता है, सूर्य ज्वाला कहा जाता है। सूर्य ज्वाला कहा जाता है। क्या कहता है दोस्तों, सूर्य ज्वाला कहा जाता है। या तो इसे दोस्तों सोलर फायर के नाम से जाना जाता है। ये क्या कहलाता है, सूर्य ज्वाला या तो सोलर फायर के नाम से जाना जाता है। तो लेकिन दोस्तों, जहां से ये एटम स्टॉर्म्स निकला, जहां से ये एटम स्टॉर्म्स निकला, तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, सूर्य का धब्बा, या तो ब्लैक स्पॉट, ब्लैक स्पॉट कहा जाता है। या तो इसे दोस्तों सन स्पॉट कहा जाता है। ब्लैक स्पॉट या तो सन स्पॉट कहा जाता है, या तो सूर्य का धब्बा कहा जाता है, जहां से निकलता है वहां से। तो ये सूर्य का धब्बा हो गया। लेकिन अंतरिक्ष में जाने पर ये जल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सूर्य ज्वाला कहलाता है। क्या कहलाता है, सूर्य ज्वाला कहलाता है। सूर्य ज्वाला कहलाता है। तो यहाँ पे सूर्य ज्वाला क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि उसे विस्फोट को क्या कहते हैं, विस्फोट होने के बाद जलने लगता है, जलने के बाद प्रक्रिया जो होता है वो क्या कहलाता है, सूर्य ज्वाला कहलाता है। तो यहाँ पे सूर्य ज्वाला यानी कि बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कंडीशन दो हो जाता है। ये सूर्य ज्वाला तो कहलाता है, लेकिन जैसे कि देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी हो गया। अगर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में अगर ये आया, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, नीचे क्या होता है, साउथ पोल होता है। तो उत्तरी ध्रुव में अगर गया, उत्तरी ध्रुव में गया, तो इसे क्या कहा जाता है, ऑरोरा बोरोलियस कहा जाता है। ऑरोरा बोरोलियस कहा जाता है। ऑरोरा बोरोलियस कहा जाता है उत्तरी ध्रुव में। या तो इसे उत्तरी ध्रुव ज्योति कहते हैं, उत्तरी ध्रुव ज्योति हिंदी में लिख लीजिए दोस्तों, उत्तरी ध्रुव ज्योति, या तो ऑरोरा बोरोलियस कहा जाता है। और अगर यही दक्षिणी ध्रुव में आया, तो दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव ज्योति कहेंगे। या तो इसे क्या कहा जाता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है। तो इस बात को भी दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि सूर्य और धरती के बीच की अनुपातिक दूरी कितनी है, अनुपातिक दूरी कितनी है। तो देखिए दोस्तों, ये भी हमारा क्या है, एक डाटा है। तो इसे भी क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों लगभग कितनी दूरी है, सूर्य और धरती के बीच की अनुपातिक दूरी। तो देखिए दोस्तों, अनुपातिक दूरी कहने का मतलब दोस्तों, हमने क्या बताया दोस्तों, कि जैसे कि ये हमारा क्या है, सन है, ये क्या है, सन है। तो दो ऐसा कंडीशन होता है दोस्तों, दो कंडीशन होता है। एक बार क्या होता है कि पृथ्वी हमारा क्या होता है, सूर्य के नजदीक होता है। और एक कंडीशन क्या होता है कि पृथ्वी के सूर्य के क्या होता है, दूर होता है। क्या होता है, दूर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो ये ऐसा दो कंडीशन होता है दोस्तों, कि एक समय क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होता है, कम होता है। और एक कंडीशन क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक होता है। तो जो नजदीक होता है उसे क्या हमने बताया था, कि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी नजदीक होता है, उसे उपसौर कहा जाता है।
उसे क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है, उसे उपसौर कहा जाता है। और एक एक क्या होता है, दूर होता है, उसे क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। और इंग्लिश में बात करें दोस्तों तो ये क्या कहलाएगा, पेरीहेलियन कहलाएगा और ये अपहेलियन कहलाएगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होता है, जब सबसे अधिक दूरी होता है तो वो एक कितना दूरी के आसपास होता है दोस्तों, तो न्यूनतम सबसे अधिक दूरी जो होता है वो कितना होता है, तो सबसे अधिक दूरी 15.2 करोड़, 15 पॉइंट यानी कि कितना दोस्तों, 15.2 करोड़ क्या होता है, किलोमीटर होता है। इतना करोड़ किलोमीटर मीटर होता है जब दूर होता है तब, जब ये दूर होता है तब। लेकिन जब नजदीक होता है, तो नजदीक होता है तब कितना दूरी होता है, तो ये दोस्तों 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है, 7 करोड़ किलोमीटर होता है। जब इन दोनों का औसत अगर निकालेंगे तो कितना आता है, 14.7 और 15.2, 15.2 यानी कि कितना, 7 और 2 9, 5 और 4 9, फिर 2। अब इसे जब हम डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से, औसत निकालना है। औसत या अनुपातिक दोनों का मतलब क्या होता है, एवरेज, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो 2 1 2, 2 चौके 8, फिर कितना आएगा, 2 चौके 8 यानी कि 1 बच गया, फिर 2 9 18, फिर 2 5 10 यानी कि 14.96 क्या होगा दोस्तों, औसत दूरी आएगा। जो औसत दूरी क्या आएगा, 14.95, 14.95 करोड़ किलोमीटर के आसपास आएगा। तो 14.9 के आसपास कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन है। कौन सा है, बी नंबर का है। यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे या तो अनुपातिक बोले या औसत दूरी बोले, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की अगर औसत दूरी की बात करें तो ये दोस्तों लगभग कितना होता है, 14.98 करोड़ किलोमीटर होता है। ये क्या होता है, करोड़ किलोमीटर होता है, करोड़ किलोमीटर होता है, करोड़ किलोमीटर होता है दूरी, सूर्य और औसत दूरी, ये क्या है, औसत दूरी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी नंबर का है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण तब होता है जब डैश होता है, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण तब होता है जब डैश होता है। देखिए तो सूर्य ग्रहण होने का दो कंडीशन है। सूर्य ग्रहण देखिए दोस्तों, दो चीज होता है दोस्तों। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण की बात करें तो अधिकतर जो होता है ना वो अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या की रात को ही लगता है। तो देखिए दोस्तों होता क्या है, सूर्य ग्रहण लगने का कहने का मतलब क्या दोस्तों, कि जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो देखिए दोस्तों, अगर दो चीज होता है, एक सूर्य ग्रहण होता है, क्या होता है, एक सूर्य ग्रहण होता है, और एक क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। क्या होगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण लगेगा या चंद्र ग्रहण लगेगा, तो जिस पे ग्रहण लगता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, जिस पे ग्रहण लगता है वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब डैश, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होगा, देखिए दोस्तों, जैसे कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जो जिस पर जो सूर्य ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा मतलब सूर्य हमें क्या होगा, नहीं दिखाई देगा। ये हमारा क्या है दोस्तों, सूर्य हो गया। तो सूर्य जब हमें नहीं दिखाई देगा तो किस कंडीशन में नहीं दिखाई देगा, सूर्य अगर हमें नहीं दिखाई देगा तो जाहिर सी बात है कि बीच में हमारा क्या आ जाएगा, कुछ अवरोधक आ जाएगा। सूर्य अगर हमें नहीं दिखाई देगा तो इसका मतलब क्या है कि बीच में कुछ ना कुछ रुकावट आ गया है। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा जैसे कि यहाँ पे अर्थ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मून हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो अगर सूर्य ग्रहण लगेगा तो इसका कंडीशन क्या है कि चंद्रमा बीच में आ जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या होगा, चंद्रमा बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे सूर्य से लाइट जो हमें पृथ्वी पर पड़ता, वो चंद्रमा ने क्या किया, सारे के सारे लाइट को क्या कर दिया, रोक लिया, सारे के सारे प्रकाश को क्या कर लिया, रोक लिया। तो हमें सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, सूर्य हमें नहीं दिखाई दे रहा है, सूर्य हमें क्या हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बीच में क्या आ गया है, चंद्रमा आ गया है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ गया है, चंद्रमा आ गया है। तो ये क्या हो गया, सूर्य ग्रहण लग गया। क्या लग गया, सूर्य ग्रहण, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण को क्या कहते हैं दोस्तों, सोलर इक्लिप्स, क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स में क्या होगा, हमें सूर्य नहीं दिखाई देगा, यानी कि बीच में क्या आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा। और अगर चंद्र ग्रहण लगेगा
तो चंद्र ग्रहण लगने का कहने का क्या मतलब है कि हमें चंदा फिर नहीं दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण लगेगा तो चंदा नहीं दिखाई देगा, तो इसका मतलब बीच में क्या आ जाएगा, बीच में हमारा पृथ्वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है चंद्रमा पृथ्वी की अधिकतम दूरी पर होता है, बिल्कुल नहीं। चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करती है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की सीधे रेखा में होती है, ये हो सकता है दोस्तों। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की सीधे रेखा में ना हो तो गलत। देखिए ये सीधे रेखा में है, ये क्या है, सीधी रेखा में है, तो सीधी रेखा में है यानी कि दोस्तों यहाँ पे सी नंबर में क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर का क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो और हाँ दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, तो ये हमेशा अमावस्या को ही लगता है। कब लगता है, अमावस्या को ही लगता है। अमावस्या को ही लगता है सूर्य ग्रहण, कब लगेगा, अमावस्या को ही लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इसका व्यवस्था को क्या, अमावस्या के अवसर पर, यहाँ पे क्या बोला, अमावस्या के अवसर पर तो सूर्य ग्रहण लगेगा। तो देखिए दोस्तों, अमावस्या के अवसर पर क्या लगेगा, सूर्य ग्रहण। लेकिन पूर्णिमा के अवसर पर क्या लगेगा, जो पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा होता है, तो पूर्णिमा के अवसर पर क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण लगेगा, क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा पूर्णिमा के अवसर पर। तो चंद्र ग्रहण को क्या बोलेंगे हम, मून इक्लिप्स बोलेंगे। मून इक्लिप्स, मून इक्लिप्स, मून इक्लिप्स बोलेंगे। तो ये चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के समय में लगता है और सूर्य ग्रहण कब लगेगा, अमावस्या के समय में लगेगा। अमावस्या के समय में लगेगा। तो ये हमारा चंद्र ग्रहण हो गया। तो चंद्र ग्रहण के टाइम पे अब देखिए, तो इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, चंद्र ग्रहण के टाइम पे क्या होगा कि पृथ्वी बीच में आ जाएगा। पृथ्वी क्या होगा, बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण के टाइम पे क्या होगा दोस्तों, ये सन होगा, ये अर्थ होगा और ये क्या होगा, मून होगा। ये भी सीधी रेखा में ही होगा, ये भी क्या होगा, सीधी रेखा में होगा। लेकिन चंद्र ग्रहण के टाइम क्या होगा कि बस पृथ्वी बीच में आ जाएगा और सूर्य ग्रहण के टाइम पे चंद्रमा बीच में आ जाएगा, यानी कि जिस पर लगेगा वो दिखाई नहीं देगा, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे बुध, यानी कि सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है दोस्तों, बुध। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बुध के बारे में जानते हैं कि बुध ग्रह में क्या क्या होता है। उसके बाद इससे संबंधित हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। तो बुध से संबंधित दोस्तों क्या कहता है, तो सबसे पहले दोस्तों, अगर इसको हम सबसे पहला लाइन लिखना चाहेंगे तो सबसे पहला लाइन क्या लिखेंगे कि सूर्य का निकटतम ग्रह, सूर्य का, सूर्य का निकटतम ग्रह, सूर्य का निकटतम ग्रह, सूर्य का क्या है, निकटतम ग्रह। अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों कि सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। और इसमें अगर उपग्रह की बात करें दोस्तों, तो इसमें उपग्रह कितना होता है, तो इसमें एक भी उपग्रह नहीं होता, दो ग्रह दोस्तों, एक बुध और शुक्र, दो ग्रह ऐसे हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं, पहला बुध और दूसरा शुक्र, दो ग्रह ऐसे हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। तो उपग्रह है इसमें क्या, कोई उपग्रह नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अगला टर्म दोस्तों, इसमें घूर्णन कितने दिन में करेगा, घूर्णन एक, देखिए एक घूर्णन होता है और एक क्या होता है, परिक्रमण। घूर्णन एक परिक्रमण, घूर्णन कहने का मतलब दोस्तों रोटेशन, क्या होता है, रोटेशन। घूर्णन का मतलब क्या होता है दोस्तों, रोटेशन। घूर्णन को क्या कहते हैं, रोटेशन। और परिक्रमण कहने का मतलब दोस्तों रेवोल्यूशन, क्या होता है, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन। यानी कि अब देखिए दोस्तों, घूर्णन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, ये दोनों चीज दोस्तों अलग अलग है। तो घूर्णन कितने दिन का होता है, रोटेशन कितने दिन में कितना समय लेता है, तो घूर्णन में दोस्तों 58 दिन लेता है और रेवोल्यूशन या परिक्रमण में कितना दिन लेता है, 88 दिन लेता है। अब यहाँ पे समझिए दोस्तों कि घूर्णन क्या होता है और
परिक्रमण या रेवोल्यूशन क्या होता है। तो हमने क्या कहा दोस्तों कि सूर्य जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे सूर्य का क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक सूर्य हो गया, सन हो गया, और ये छोटा सा क्या हो गया हमारा बुध ग्रह हो गया जो सबसे नजदीक ग्रह है। तो ये हमारा क्या है, सन है यानी कि सूर्य है, और ये हमारा बुध ग्रह यानी कि मरकरी हो गया। ये क्या करेगा, पृथ्वी का चक्कर, सूर्य का चक्कर लगाएगा। तो ये पृथ्वी सूर्य जो ये देखिए तो सूर्य क्या, बुध क्या करेगा, सूर्य के चारों ओर घूमेगा। तो वो क्या कहलाएगा, परिक्रमा करना। यानी कि देखिए दोस्तों कोई पूजा करने जाते हैं या कहीं पे मंदिर या दरगाह में कोई जाता है तो क्या करता है, जैसे कि मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करता है, घूमता है। उसी प्रकार बुध भी क्या करता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो वो क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन या परिक्रमण कहलाता है। तो बुध जो है सन के चारों ओर कितने दिन में घूम के पूरा करता है, मतलब यहाँ से शुरू किया आज, तो ठीक ये 88 दिन के बाद यहाँ पर ये पहुंच जाएगा। आज यहाँ पे शुरू किया तो ठीक 88 दिन के बाद ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, मतलब एक परिक्रमा इसने पूरा कर लेगा। तो वो क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। वो क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। और एक क्या होता है दोस्तों, घूर्णन। यानी कि दोस्तों घड़ी आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, घड़ी घड़ी जैसे कि यहाँ पे काटा है, ये काटा यहाँ से हिलता, ये घड़ी जब सेकंड वाली सुई है या मिनट वाली या घंटे वाली कोई भी सुई, यहाँ से ये 12 बजे शुरू होता है, और ये इसका एक्सिस क्या है, फिक्स है। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, फिक्स है। तो ये अपने एक्सिस पर ही ये घूमता है, ये किसी का परिक्रमा नहीं लगाता, बल्कि ये अपने अक्ष में ही घूमता है। जैसे कि कोई खेल होता है तो खेल में अपने आप में गोल 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 घूमना, गोल गोल घूमना, यानी कि अपने एक्सिस पर ही वो रोटेशन करता है, वो क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। तो वो अपने अपने अक्ष में कितने दिन में घूम लेता है, 58 दिन में। और ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है, 88 दिन में। कितने, 88 दिन में पूरा कर लेता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है दोस्तों, कि टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस या तो तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस तो सबसे अधिक कहाँ पे दिखा जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ पे, सर्वाधिक, यानी कि सबसे अधिक कहाँ पे दिखा जाएगा, बुध ग्रह पर, बुध ग्रह पर सर्वाधिक। कितने, सर्वाधिक। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है, तो दिन में देखिए दोस्तों, बुध ग्रह में दिन में कितना तापमान होता है और रात में कितना तापमान होता है। तो बुध ग्रह में दोस्तों दिन की बात करें या तो दिन में, दिन यानी कि डे, और ये रात मतलब क्या, नाइट, रात मतलब नाइट। तो दिन में अगर इसकी तापमान की बात करें तो कितना होता है, 467 प्लस में 467 डिग्री सेल्सियस होता है दिन में। लेकिन रात की बात करें दोस्तों, यही तापमान कितना हो जाता है, तो ये तापमान -170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, -170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, -170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये क्या था दोस्तों, बुध ग्रह के बारे में हमारे कुछ कंसेप्ट था या तो थ्योरी था। अब दोस्तों इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, और जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा कंसेप्ट को भी हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है। तो हमने बताया क्या दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि दो ग्रह ऐसे हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। पहला तो बुध और दूसरा शुक्र, दूसरा शुक्र। इसका दोस्तों कोई उपग्रह नहीं है, तो कोई उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों ये हमारा क्या था, एनटीपीसी का सीबीटी 2 में सेकंड स्टेज में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है, हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है। देखिए दोस्तों ये यूथ वाला जो क्वेश्चन सेट करने वाला दोस्तों वो पागल हो गया है, क्योंकि जब यहाँ पे हम लोग बुध ग्रह की पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हिमालय पर्वतमाला का बात कहाँ से आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये थोड़ा इरिलेवेंट क्वेश्चन पूछ दिया है। फिर भी हम लोग इसको जान लेते हैं दोस्तों, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है। तो देखिए दोस्तों काराकोरम, देखिए हिमालय पर्वतमाला की बात करें दोस्तों तो उसमें 4 पर्वत होता है, काराकोरम, 4 पर्वत क्या होता है दोस्तों, हिमालय का भाग होता है। पहला क्या होता है, एक काराकोरम, फिर एक होता है दोस्तों लद्दाख, दूसरा क्या हो गया दोस्तों, लद्दाख, फिर होता है जास्कर, एक होता है दोस्तों पीर पंजाल। ये क्या होता है, पीर पंजाल। हालांकि दोस्तों हम लोग जब पर्वत शिखर करेंगे तब सारे ये सब सारे कंसेप्ट को जानेंगे। तो ये क्या है दोस्तों, 4 पर्वत जो है मेनली क्या है, काराकोरम, लद्दाख,
जास्कर और पीर पंजल कहाँ का हिस्सा है? हिमालय पर्वत का हिस्सा है। तो यहाँ पे महादेव पर्वत की बात करें दोस्तों तो ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये कहाँ का है? जो सतपुड़ा पर्वत है दोस्तों, जब हम पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो जो सतपुड़ा पर्वत का ये क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है? उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। ये दोस्तों पागल हो के क्या क्या क्वेश्चन बीच में डाल दिया है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है? तो उत्तरी मैदान का निर्माण दोस्तों हमारा जो हुआ है, कौन कौन से नदी से हुआ है? देखिए, उत्तरी मैदान कहने का मतलब दोस्तों जो हिमालय पर्वत से है, हिमालय पर्वत से कौन कौन सी नदियां निकलता है? तो 3 नदियां मेन निकलती है। एक इधर से क्या निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। यहाँ से हिमालय पर्वत का जो दोस्तों तिब्बत का भाग है, मानसरोवर झील कहाँ पर है? ये मानसरोवर झील के आसपास। तो मानसरोवर झील के यहाँ से क्या निकलता है? सिंधु नदी निकलता है। सॉरी सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। कौन नदी निकलता है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। और इधर से यहाँ पे क्या निकलता है? गंगा नदी निकलता है। कौन निकलता है? गंगा नदी। और यहाँ से निकलता है एक क्या, कौन सी नदी निकलता है? सिंधु नदी, जो कि पाकिस्तान में होकर भारत में होते हुए पाकिस्तान चला जाता है। ये क्या है? सिंधु नदी है। तो नदी जब पढ़ेंगे दोस्तों वहां पे देखेंगे तो जो मेन 3 नदी है, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी, इसी से हमारा क्या बनता है? यहाँ पे ये उत्तरी क्या बनता है दोस्तों? उत्तरी मैदान का निर्माण करता है। यहाँ पे ये उत्तरी मैदान का निर्माण करता है। तो ए नंबर का यहाँ पे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के उत्तरी मैदान का वह भाग जिसमें प्राचीन प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है? प्राचीन जलोढ़ मौजूद है वो क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों बांगर कहलाता है। ये दोस्तों बीच बीच में ये क्वेश्चन डाल दिया है। हालांकि दोस्तों इससे जब हम चैप्टर को करेंगे तब डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे बांगर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे दोस्तों यानी कि ग्रह से संबंधित क्वेश्चन आया है। शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन लिए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बने होते हैं? किस अम्ल से बने होते हैं? तो दोस्तों शुक्र ग्रह का अभी हम आगे दोस्तों देखेंगे। तो जो मेनली लेकिन बना किससे होता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक एसिड से बना होता है। किससे बना होता है? सल्फ्यूरिक एसिड से बना होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, हमारे सूर्यमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? हमने स्टार्टिंग में बताया दोस्तों, बुध ग्रह क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। अगला देखिए दोस्तों, सूर्यमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। कौन सा है? बुध ग्रह है। अगला टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों? शुक्र ग्रह। क्या है? शुक्र ग्रह। अब देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शुक्र ग्रह दोस्तों अगर हम बात करें तो शुक्र ग्रह का सबसे पहला पॉइंट दोस्तों क्या है? शुक्र ग्रह का सबसे पहला पॉइंट क्या है? तो ये दोस्तों क्या है? पृथ्वी का सबसे निकट थे। पृथ्वी का क्या है? सबसे निकटतम ग्रह। पृथ्वी का क्या है? निकटतम ग्रह। निकटतम ग्रह। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। साथ ही साथ दोस्तों ये पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है ये। क्योंकि देखिए दोस्तों एक्चुअली में क्या है कि पृथ्वी जो पृथ्वी और शुक्र है ना, वो आकार में लगभग सेम है। आकार में क्या है? लगभग सेम है, जिसकी वजह से पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है शुक्र ग्रह को। अगला टर्म दोस्तों क्या है कि ये पृथ्वी शुक्र जो क्या है ना कि वो ज्यादा चमकीला है। क्या है? ज्यादा चमकीला है। तो ज्यादा चमकीला होने का, ज्यादा चमकीला है, ये क्या दोस्तों? ज्यादा क्या है? चमकीला ग्रह है। चमकीला ग्रह है तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सौंदर्य देवता, सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सौंदर्य का देवता कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सौंदर्य का देवता कहा जाता है। और इसमें दोस्तों और क्या हम जान सकते हैं? भोर एवं सांझ का तारा इसे कहा जाता है। भोर एवं सांझ का, भोर एवं सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। इसमें और हमने स्टार्टिंग में क्या बताया दोस्तों कि शुक्र और बुध में कोई उपग्रह नहीं होता है। उपग्रह नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि उपग्रह
नहीं होता है, उपग्रह नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 95% के आसपास पाया जाता है, 95। और सबसे गर्म ग्रह की बात करें दोस्तों, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये कौन है सबसे गर्म ग्रह है? सबसे गर्म ग्रह यानी कि हॉटेस्ट प्लानेट, हॉटेस्ट प्लानेट कौन सा है? तो वो शुक्र ग्रह है। देखिए दोस्तों, सबसे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। तो सबसे ज्यादा गर्म किसे होना चाहिए? बुध को होना चाहिए। लेकिन बुध ग्रह क्या है, ज्यादा गर्म ना होकर के सबसे ज्यादा गर्म कौन है? शुक्र ग्रह गर्म है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह गर्म है। तो यहाँ पे अब इसमें हम और क्या जान सकते हैं? हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि शुक्र जो होता है, जैसे कि देखिए, जितने भी ग्रह होते हैं, जितने भी ग्रह होते हैं, वो सब के सब ऐसे घूमते हैं क्लॉकवाइज में, सूर्य की परिक्रमा ऐसे करते हैं। लेकिन जो शुक्र ग्रह है ये उल्टा ऐसे परिक्रमा करता है, सूर्य का उल्टा घूमता है। यानी कि ये ग्रह, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है सूर्य के, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि घूमता है यानी कि विपरीत दिशा में घूमता है, यानी कि सभी ग्रह से क्या है, ये विपरीत दिशा में घूमता है, विपरीत दिशा में घूमता है। अब इसका दोस्तों दो चीज लिखेंगे, क्या? घूर्णन एक लिखेंगे, क्या चीज लिख सकते हैं आप? घूर्णन। घूर्णन यानी कि ये अपने अक्ष पर कितने दिन तक घूरेगा? तो 243 दिन। सबसे अधिक समय दोस्तों ये अपने एक्सिस पर घूमने में अधिक समय लेता है, तो वो शुक्र ग्रह ही है। उसके बाद ये परिक्रमा की बात करें दोस्तों, तो परिक्रमा 225 दिन। देखिए दोस्तों, ये सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगा रहा है? 225 दिन में सूर्य का चक्कर लगा रहा है, लेकिन खुद अपने एक्सिस पर ये 243 दिन में घूम रहा है, घूम रहा है। तो ये दोस्तों पृथ्वी के बारे में कुछ कंसेप्ट था। अब हम दोस्तों अगले क्लास में पृथ्वी के बारे में कुछ, तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिलने वाला है दोस्तों ये सारा का सारा वीडियो, क्योंकि दोस्तों ये सारा मैं कंसेप्ट के साथ साथ आपका थ्योरी, थ्योरी कंसेप्ट जो भी है उसके साथ साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराते जा रहा हूँ, तो ये बहुत ही दोस्तों फायदेमंद होगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको ज्योग्राफी का कहीं क्लास करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से एक बार क्लास कर लेते हैं तो ज्योग्राफी की कहीं भी क्लास करने की आपको जरूरत हो दोस्तों नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है और ये वादा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं दोस्तों तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि यहाँ पे एलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग और रेलवे से संबंधित या जो भी जीके जिस का क्लियर मतलब यानी कि कंसेप्ट वगैरह होगा वो सारा यहाँ पे बताया जाएगा। और अगर इसका पीडीएफ दोस्तों डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेलीग्राम स्कैन करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू दोस्तों।